Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Akif. I live in village 453, Tehsil Boriwala, district Bihari. Alhamdulillah, I scored 184 out of 200 in UHS MDCAT 2022 and got 95.4 out of 100 in NUMS 2022, and Alhamdulillah, I secured admission in the MBBS in King Edward Medical University with the merit number 108 in my first attempt, and I also got admission in the Army Medical College as NUMS cadet on the open merit with the merit number 24. Today I am going to make this video to guide my juniors regarding the MDCAT and NUMS preparation. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. So the first key point of this video is my UHS MDCAT experience. I think that it was good. According to my point of view, 5 to 10 questions were from the federal textbook board in biology portion, and 4 to 5 questions were out of syllabus. And next, move on to the next key point. The next key point of this video is difficulty level of the UHS MDCAT. I think that difficulty level was as such as directed by the PMC. That 20% questions were easy, 20% hard, and 60% were the moderate one. The point of this video is how I solved my MDCAT and NUMS. So I solved my MDCAT and NUMS in 2 rounds, और मैंने अपने MDCAT और NUMS जो था अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स पहले दोनों ही टेस्ट जो थे मैंने कंप्लीट कर लिए थे. मैं 2 राउंड्स में इनको टेस्ट को सॉल्व करता था. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन MCQs को सॉल्व करता था जो मुझे ईजिली जिनको मैं सॉल्व कर सकता था, जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं थे. फर्स्ट राउंड में मैं उनको सॉल्व कर लेता था और जो बच जाते थे सेकंड राउंड में उनको. बट आप देख सकते हैं जिस तरह आप इजीली आप 3 राउंड्स में भी कर सकते हैं, 4 राउंड्स में भी कर सकते हैं. और इसके अलावा ये कि उस टाइम पे अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें, अपने नर्व्स को कंट्रोल करें और पैनिक ना हो. एक MCQ जो आपको इस टाइम नहीं आ रहा उसको एकदम समझ नहीं आ रहा उसको छोड़ दें आप, और आप उसको एंड पे देख लें क्योंकि उसकी वजह से बाकी सारी चीज़ों का टाइम डिस्टर्ब होगा. और इसके अलावा आप जाने से पहले FLPs वगैरह सॉल्व करें जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी. So the next key point is MDCAT versus NUMS. I think that NUMS is relatively more easier than the MDCAT. In NUMS the physics portion is mostly theoretical. In MDCAT जो physics का portion होता है उसमें ज़्यादातर numerical type questions पूछे जाते हैं. So next key point of this video is the institute I joined. So the institute which I joined for my MDCAT preparation is STEP, and I started my preparation from the Sunday session. And next key point of this video is importance of Sunday session. I think that Sunday session is very important for the every MDCAT aspirant, और जो भी सेल MDCAT दे रहा है मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगा कि वो संडे सेशन लाजमी ज्वाइन करे. एटलीस्ट जो एक FSC का स्टूडेंट होता है वो ऑलमोस्ट अनअवेयर होता है कि MDCAT में और NUMS में किस तरह के क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे. तो अगर आप संडे सेशन ज्वाइन करते हैं तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपने MDCAT और NUMS में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपने रेगुलर सेशन में जाकर आपकी उसकी किस तरह से तैयारी करनी है. और अगर आप ये संडे सेशन ज्वाइन नहीं करते तो जब आप एक दफ़ा रेगुलर सेशन में एंटर होंगे तो उस टाइम आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा समझने में कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, आपने किस तरह से तैयारी करनी है, जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा. और ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होते हैं और उसमें काफ़ी स्पीडली अकेडमीज़ वगैरह में जो सिलेबस कवर आउट करवाया जाता है तो फिर सारा कुछ मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. ऑल्दो संडे सेशन भी FSC के साथ कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आप एक दिन जो है वो अपने MDCAT को लाजमी डोनेट कर दें. और संडे में जो आपने जो भी पढ़ना होता है 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे उसको बाकी सारे वीक में जो 6 दिन है उन पर डिवाइड कर दें, और इस तरह आप MDCAT के साथ साथ अपनी FSC को भी मैनेज कर सकते हैं. So the next key point of this video is books to follow. So the books which you have to follow for the MDCAT are the Punjab textbook board. Punjab textbook board is the most important source of your preparation for the MDCAT. और जो किप्स स्टार्ट ने अपनी प्रिपरेशन बुक्स वगैरह बनाई हुई हैं उनको आप मत यूज़ करें. जो अपनी टेक्स्ट बुक्स हैं उनको ही फॉलो करें और उनके साथ ही इन टच रहें अपनी MDCAT और NUMS की तैयारी के ड्यूरिंग भी. So the next key point is, are the Punjab books enough for the MDCAT? I don't think so that Punjab books are enough. I myself prepared the फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड, और फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी सिर्फ और सिर्फ आपको बाय प्रिपेयर करने की ज़रूरत है. और इसके अलावा एक और चीज़ ये कि NUMS टेस्ट इज़ टोटली फ्रॉम द फेडरल. सो अगर आप NUMS टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बायोलॉजी की जो फेडरल से प्रिपरेशन लाजमी तौर पर करनी पड़ेगी, बिकॉज जो फेडरल में बायो है वो उसमें ऑलमोस्ट 30% जो है वो डिफरेंट है पंजाब की बुक से. 70% कॉन्सेप्ट है सेम इन पंजाब एंड फेडरल, एंड केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स में जो ऑलमोस्ट है वो सेम है, तो आपको उनको करने की ज़रूरत नहीं है. और बायो में भी मेरा जो आपको पूरी बुक तैयार करने की ज़रूरत नहीं है. उसमें यह तरीका है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पंजाब की बुक खोलें, उसमें से एक जो बायो का टॉपिक है MDCAT में उसको सारे टॉपिक को रिवाइज़ करें, लर्न करें, और उसके बाद अपनी फेडरल की बुक खोलें, उसी में उस टॉपिक को दोबारा से रीड करें
और अच्छी तरह रीड करें और उसमें जो आपको लग रहे हैं जो पॉइंट्स कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट है पंजाब की बुक से, उनको आप हाईलाइट करते जाएं और उसके बाद उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को बार बार रिपीट करें। जब भी आप दोबारा रिवीजन करते हैं बार बार रिपीट करें, तो इस तरह वो पॉइंट भी आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाएंगे। तो अगर आप इससे हाईलाइट नहीं करेंगे तो आपको जब नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा बुक खोल के आप रिवाइज करने लगेंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगी कि कौन से पॉइंट्स डिफरेंट है कौन से सेम है, और आपको फिर से सारा टॉपिक रीड करना पड़ेगा, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो ये एक टाइम सेविंग हैक है कि आप हाईलाइट करें फेडरल की बुक में से पॉइंट, और नेक्स्ट टाइम सिर्फ उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को रीड करें, बट फर्स्ट टाइम आपको एक दफ़ा पूरी बुक ही रीड करनी पड़ेगी। सो द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज द प्रैक्टिस बुक्स आई फॉलोड। ओके, प्रैक्टिस के वाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी एम डी कैट की प्रिपरेशन की ड्यूरिंग अप्रॉक्सीमेटली 25,000 प्लस एम सी को सॉल्व किए थे, और सबसे ज़्यादा फिजिक्स में किए थे। सो सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है वो फिजिक्स है, एंड द सब्जेक्ट विच नीड्स लीस्ट प्रैक्टिस इज बायोलॉजी, एंड केमिस्ट्री इज इंटरमीडिएट बिटवीन द फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो प्रैक्टिस बुक्स का भी मैं बता देता हूँ। बायो के लिए मैंने सिर्फ स्टेप की प्रैक्टिस बुक यूज़ की थी, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैंने स्टेप, किप्स और स्टार तीनों की प्रैक्टिस बुक की थी, और इंग्लिश में मैंने स्टेप और किप्स की प्रैक्टिस बुक की थी, और लॉजिकल में सिर्फ मैंने स्टेप के जो टेस्ट और वर्कशीट्स वगैरह थी मैंने सिर्फ और सिर्फ वही सॉल्व किए थे। स्टेप साइज की पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज गाइडेंस अबाउट स्टेप संडे सेशन एंड रेगुलर सेशन। टोटल सेशन में टोटल आपके 18 डेज होते हैं, जिसमें आपके 6 लेक्चर्स होते हैं, 12 टेस्ट होते हैं। मीन्स के एक वीक में लेक्चर होता है, नेक्स्ट 2 वीक पे उसी टॉपिक पर आपके 2 टेस्ट होते हैं। और इसके अलावा जब आप रेगुलर सेशन में जाते हैं तो टोटल उसमें 18 लेक्चर्स होते हैं। मीन्स आपका टोटल सिलेबस 18 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, उन पे 18 लेक्चर्स होती हैं, और 18 लेक्चर्स पे 36 टेस्ट होते हैं। रेगुलर सेशन में एक दिन में आपके 2-2 टेस्ट होते हैं। मीन्स के एक दिन पे लेक्चर और नेक्स्ट डे पे उसी टॉपिक पर आपके 2 टेस्ट होते हैं। तो इस तरह 36 डेज में आपका ओवरऑल सिलेबस एंड अप हो जाता है। और उसके बाद आपके 18 क्रैश टेस्ट होते हैं उन्हीं टॉपिक्स पर जो आपने पहले पढ़े होते हैं, और उसके बाद आपके कुछ FLPs होते हैं, और यहाँ पे आपका सेशन एंड हो जाता है। इसके अलावा ये कि स्टेप आपको एक ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड करता है, उनकी एक ऐप है स्टेप के नेम से, जिन पे उनके सारे टेस्ट अपलोड हो रहते हैं, उनकी डिस्कशंस भी अवेलेबल होती हैं। आप एक टेस्ट को मल्टीपल टाइम सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं हेड ऑफिस के। जो फिजिकल लेक्चर होना था उससे एक दिन पहले आपके जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं वो अपलोड हो जाते हैं, और SOS के अकॉर्डिंग ही फिजिकल क्लासेस भी उसी के अकॉर्डिंग चल रही होती हैं, और ऑनलाइन भी उसी के अकॉर्डिंग ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं वो फिजिकल लेक्चर से एक दिन पहले अपलोड हो जाते हैं। तो इस तरह आप पहले घर से ऑनलाइन लेक्चर भी सुन के जा सकते हैं, बाद में अपनी जाके फिजिकल क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट की पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज द सब्जेक्ट वाइज गाइड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मूव करते हैं बायो की तरफ। तो बायो में जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है वो आपकी बुक्स हैं, जिसमें पंजाब बुक और फेडरल की जो बुक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी जो लाइंस हैं, इनके जो वर्ड्स हैं वो आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, और इनके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो उसमें लिखा हुआ है उसके रिलेटेड वो भी सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा कि ऐसे मैंने बायोलॉजी के लिए कोई लेक्चर नोट्स वगैरह प्रिपेयर नहीं किए थे। लेक्चर में अटेंड करता था फिजिकल क्लास में अपनी, और उसमें जो डिफरेंट चीज़ें होती थी, कुछ चीज़ें नोट करने वाली, मैं उनको बड़ी कोशिश करता था, नोट कर लेता था। और सच अगर आप लेक्चर नोट्स बनाना भी चाहते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं, आप अपनी प्रिपेयर भी कर सकते हैं, बट आपने बुक के साथ लाजमी तौर पर इन टच रहना अपने बायो में। तो अब हम आगे मूव करते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है वो आपके लेक्चर नोट्स भी है और आपकी बुक भी है, तो आपको दोनों चीज़ों को साइड बाई साइड लेकर चलना है। तो केमिस्ट्री में मैंने अपने लेक्चर नोट्स भी प्रिपेयर किए, जो फिजिकल क्लास में लेक्चर अटेंड करता था तो मैं साथ साथ अपने नोट करता जाता था और लेक्चर नोट्स भी प्रिपेयर करता था। तो इस तरह आप बुक को भी फॉलो करें केमिस्ट्री में, और अपनी जो है लेक्चर नोट्स भी प्रिपेयर करें। तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं कि फिजिक्स की तरफ। तो फिजिक्स में आई थिंक डेट बुक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लेक्चर नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लेक्चर नोट्स लाजमी तौर पर प्रिपेयर करें अपने, और लेक्चर नोट्स को लाजमी तैयार करें। और बुक में आप ऐसा कर सकते हैं कि जो साइड बॉक्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ वगैरह दी होती हैं, आप उनको याद करें। तो इस तरह आप फिज़िक्स की प्रिपरेशन करें। और नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश के लिए जो मैंने प्रिपरेशन के लिए बुक यूज़ की थी वो थी किप्स की प्रिपरेशन बुक, जो कि काफ़ी अच्छी थी। उसमें रूल्स काफ़ी अच्छे तरीके से मेंशन किए गए हैं, उनकी एग्जांपल्स के साथ। उनको एक्सेप्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो भी मेंशन है किप्स की बुक में। और स्टेप के भी मैंने जो लेक्चर नोट्स प्रिपेयर किए थे उनको भी मैं तैयार करता था। तो इंग्लिश में मोस्टली जो होते हैं ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा हम लोग मूव करते हैं इंग्लिश की बुक ऐप की तरफ। तो इंग्लिश की बुक ऐप के बारे में कहूँगा कि इट वाज द टफेस्ट पोर्शन ऑफ माई MD कैट प्रिपरेशन, जो इंग्लिश की बुक ऐप को प्रिपेयर करना था। तो इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि करंटली जो है वो MD कैट में वोकेबलरी का कोई भी सिलेबस नहीं है, आपको कोई भी वर्ड आ सकता है। तो इस तरह जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं स्टेप किपस्टार, उन्होंने अपनी अपनी प्रिपरेशन बुक्स बनाई हुई हैं वोकेबलरी की प्रिपरेशन के लिए। तो जिसमें वो 400 500 300 वर्ड्स आपको करवा देंगे। तो मे बी उनमें से कोई वर्ड आ जाए और मे बी ना आए। तो वोकेबलरी को
जो होता है प्रिपेयर करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और इस पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता था। मैंने जो वोकैब जब स्टार्ट में अपनी एमडी की तैयारी शुरू की थी तो मैंने इसको प्रिपेयर करना शुरू किया था। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था और ये था कि कुछ दिनों बाद मुझे भूल जाते थे और मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था वोकैबलरी को लर्न करने में। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। फिर मैंने सोचा कि वोकैब में से ज़्यादा एमडी कैट में 18 एमसीक्यूज़ हैं टोटल, जो इंग्लिश के पोर्शन में से नम्स में 15। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग आइडिया करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे आपको वोकेबलरी से रिलेटेड। तो अगर आप गलत भी कर देते हैं तो कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। आप अपनी जो बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें और मे बी वो एमसीक्यूज़ वो ना हो जो आपको इंस्टीट्यूट वाले प्रिपेयर करवा रही हैं और वो अपनी एफएससी की बुक्स में से मे बी वो एमसीक्यूज़ आ जाएँ और आपको आते ही हो। तो इस तरह मेरे साथ भी इस तरह हुआ था कि एमडी नम्स में एक एमसीक्यू जो था वो मिस्टर चिप नॉवल में से आया हुआ था और मुझे वो आता था क्योंकि मैंने एफएससी में तो मैंने वोकेबलरी प्रिपेयर की हुई थी। तो इसके वोकेबलरी के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपको इजीली लर्न हो जाती है तो आप ज़रूर तैयार करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल तैयार नहीं करें, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम उस पेपर लग रहा है और आपके बाकी सब्जेक्ट्स का टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं, तो वो उनकी तैयारी को आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि आपका उनमें से कोई भी एमसीक्यू जो है वो गलत ना हो। और इसमें अगर आपके एक वोकेबलरी में से जैसे 2 आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, आपका 1-2 गलती हो जाते हैं तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। तो लॉजिकल रीजनिंग में आई थिंक 6 to 8 टॉपिक्स हैं जो कि पीएमसी ने दिए हैं जिन रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और लॉजिकल के टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। मीन्स के एक टॉपिक में से एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो लॉजिकल में भी कुछ जो टॉपिक्स थे मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगते थे और कुछ टॉपिक्स मुझे बहुत ज़्यादा ईजी भी लगते थे। तो कुछ टॉपिक्स का जब टेस्ट होता था तो मेरे 6 out of 6 भी आते थे और कुछ में मेरे 3 out of 6 भी आए हुए हैं, 4 out of 6 भी आए हुए हैं। लेकिन जो मेरा एमडी कैट का एग्ज़ाम था उसमें मेरे 5 out of 6 थे। तो क्योंकि वहाँ पे हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आएगा तो इतनी ज़्यादा इसको भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आप एक टॉपिक आपको समझ नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। तो वहाँ पे हर टॉपिक में से एकदम तकरीबन एक एक एमसीक्यूज आएगा तो आप इजीली उसको मैनेज कर लेंगे और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस इंस्टीट्यूट में मेरे जो टेस्ट वगैरह होते थे, जो वर्कशीट्स वगैरह सॉल्व कराई जाती थी, मैं सिर्फ वही करता था और उनकी डिस्कशन वगैरह सुनता था और एज सच इसके अलावा मैंने इसके लिए अलहदा से कोई प्रिपरेशन नहीं की। सो द नेक्स्ट की पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ माई एमडी कैट रूटीन। तो मेरी एमडी कैट की ड्यूरिंग रूटीन ये थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं संडे सेशन की बात करता हूँ तो संडे सेशन में सच में कोई बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके नहीं जाता था, बस जाता था, लेक्चर अटेंड करता था, लेक्चर नोट्स बनाता था, वापस आके उनको एक बार में तकरीबन रिवाइज़ कर लेता था और जब दोबारा टेस्ट होता था तो टेस्ट से पहले एक दफ़ा रिवाइज़ करके मैं जो टेस्ट दे देता था। जबकि रेगुलर सेशन में मैं करता था कि लेक्चर से पहले वो जो पूरा टॉपिक होते थे, जो चैप्टर होते थे जिसका लेक्चर था नेक्स्ट डे पे, उसको मैं रिवाइज़ करके जाता था। बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में जो भी टॉपिक था वो मैं सारा टॉपिक घर से रिवाइज़ करके जाता था और फिर लेक्चर अटेंड करता था और वापस आकर फिर लेक्चर नोट्स अपनी रिवाइज़ करता था और फिर उनकी मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता था। और जैसे कि मैंने बताया कि नेक्स्ट डे पर टेस्ट होती थी तो फिर मैं घर से सारी प्रैक्टिस वगैरह करके और फिर नेक्स्ट डे पे उसका टेस्ट हो जाता था। जबकि फ़िज़िक्स में मैं इस तरह से करता था कि मैं बुक्स पे तो रिवाइज़ नहीं करता था और इंग्लिश में भी, फ़िज़िक्स और इंग्लिश में मैं ऑनलाइन लेक्चर जो होते थे स्टेप की वो मैं अटेंड करता था क्योंकि वो एक दिन पहले अपलोड हो जाते हैं तो मैं वो सुनता था और उसी टाइम उसको नोट कर लेता था। इससे ये होता था कि फ़िज़िक्स में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है समझने में, उसके काफ़ी ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो अगर आप क्लास में नोट करें तो नोट करने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, आपने साथ साथ कंसंट्रेट भी करना होता है। तो अगर घर से मैं नोट करते जाता तो मैं थोड़ा ईजी रहता था क्योंकि घर में और रिकॉर्डेड लेक्चर्स से मैं उनको पॉज एंड स्टॉप कर सकता था और मैं इजीली उनको अच्छे तरीके से नोट भी कर लेता था और वहाँ पे जाके फिजिकल क्लास जब दोबारा अटेंड करता था तो वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से मुझे क्लियर हो जाती थी। तो अब मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि फ़िज़िक्स में आप कोशिश करें कि अपना घर से पहले ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करके जाएँ। इसके अलावा फिजिकल में अगर कोई एडिशनल पॉइंट होता था तो उसको भी मैं अंदर ही नोट कर लेता था। इंग्लिश में भी मैं यही रूटीन फॉलो करता था लेकिन फ़िज़िक्स में ख़ास तौर पे ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं मैंने ऑनलाइन फ़िज़िक्स के अटेंड किए हुए हैं और मैं घर से ही उसको ऑनलाइन नोट करके जाता था और फिर मैं ऑनलाइन लेक्चर लेके नोट करके जाता था और फिर मैं जाके उसकी फ़िज़िकल क्लास जो होती थी वो अटेंड करता था। नेक्स्ट की पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ हाउ टू हैंडल द मिस्टेक्स इन द एमडी कैट प्रिपरेशन। जब आप एमडी कैट की अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उस दौरान आपसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी होती हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा पैनिक भी करते हैं, आपको टेंशन भी होती है कि मैं इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहा हूँ। तो उसके बारे में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो भी आपसे कुछ गलत होता है अपने टीचर से लाजमी कंसल्ट करें। अगर उसकी ऑनलाइन जैसे ऐप्स में डिस्कशन अवेलेबल होती थी उसको लाजमी तौर पर सुनें, उसको परस्यू करें। या फिर इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप गूगल लेंस के थ्रू उसको सर्च आउट कर सकते हैं। आपको डिफरेंट वेबसाइट से उसका कहीं ना कहीं से आंसर ज़रूर मिल जाएगा उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मैं इस तरह करता था कि जो मेरे एमसीक्यूज़ गलत होते थे तो
मैं उनको मार्कअप करता रहता था प्रैक्टिस बुक्स में जो एमसीक्यूज़ गलत होते थे, और इसके अलावा ऑनलाइन प्रैक्टिस के ड्यूरिंग अगर कोई एमसीक्यूज़ गलत होता था तो मैं उसको रजिस्टर्स में नोट कर लेता था। मैंने मिस्टेक्स के लिए ज़्यादा से रजिस्टर्स बनाए हुए थे, उन पे मैं उनको नोट करता जाता था, और जब नेक्स्ट टाइम उनकी रिवीजन करता था तो उन मिस्टेक्स को भी रिवाइज़ करता था, जिससे मुझे हेल्प मिलती थी कि वो एमसीक्यूज़ अगर दोबारा मेरे सामने आए थे तो वो दोबारा फिर मेरे से गलत नहीं होता था, क्योंकि मैं उसको एक दफ़ा गलत करने के बाद रिवाइज़ भी कर लेता था। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती थी, और वो उस एमसीक्यूज़ में जो कॉन्सेप्ट होता था वो भी क्लियर हो जाता था। ओके, सो द नेक्स्ट की पॉइंट इज़ हाउ आई अटेम्प्टेड माई क्रैश टेस्ट सेशन। तो जो अपना जब मेरा क्रैश टेस्ट सेशन स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम मैंने अपनी इंस्टीट्यूट जो था जाना बंद कर दिया था, फिजिकल क्लास अटेंड करना बंद कर दी थी। मैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन जो अपना टेस्ट अपलोड होता था उसको सॉल्व करता था और उसकी डिस्कशन सुनता था। इसके अलावा ये है कि क्रैश टेस्ट सेशन में आपको एक दफ़ा फिर से चांस मिलता है कि अपनी तैयारी को बूस्टअप कर लें। अगर आपने पीछे कोई लेक्चर छोड़ दिए, टेस्ट छोड़ दिए, वर्कशीट छोड़ दी है, उसकी प्रैक्टिस बुक में एक्सरसाइज जो है वो नहीं सॉल्व की, तो उस टाइम पे आप क्रैश टेस्ट सॉल्व करने से पहले अपना ये सारा कुछ कर लें। एक जो है लेक्चर उसका जब क्रैश टेस्ट आ रहा है आपको पता है, तो उससे पहले ये सारा अपना काम जो है वाइंड अप कर लें और फिर अपना क्रैश टेस्ट सॉल्व करें। और अब मैं रीज़न बताता हूँ कि मैंने अपनी फिजिकल क्लासेस अटेंड करना क्यों बंद की। एक्चुअली फिजिकल क्लास में अगर आप डिस्कशन सुनते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। जैसे 5 आवर्स 6 आवर्स की क्लास है, तो अगर आप एक टेस्ट सॉल्व करते हैं उसमें आपके 150 मार्क्स के आप 140 लेते हैं, 130 लेते हैं, तो मीन्स कि आपके 10 एमसीक्यूज होंगे, 20 होंगे या मे बी 30 होंगे। लेकिन अगर आप फिजिकल अटेंड क्लास अटेंड करेंगे तो आपको ओवरऑल सारे एमसीक्यूज की डिस्कशन सुननी पड़ेगी। जबकि ऑनलाइन डिस्कशन से मुझे ये फ़ायदा होता था कि मैं उसको फॉरवर्ड कर लेता था, जो मेरे एमसीक्यूज रॉन्ग होते थे सिर्फ मैं उनकी ही डिस्कशन सुनता था, और ऑलमोस्ट मैं घर में वही डिस्कशन ऑलमोस्ट 1 आवर में कंप्लीट करता था, जिससे मुझे सेल्फ स्टडी के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता था और मेरा काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता था। तो इस तरह मैंने अपने क्रैश टेस्ट सेशन में, एक भी क्रैश टेस्ट सेशन में मैंने अपने इंस्टीट्यूट नहीं किया, सारे मैंने जो टेस्ट हैं अपने ऑनलाइन ही सॉल्व किए हैं। और इस तरह मैं उनकी ऑनलाइन डिस्कशन सुन लेता था, जिससे काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम सेव हो जाता था। और वही टाइम मैं अपनी प्रैक्टिस को रिलेट कर देता था, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता था, और इसी टाइम के ड्यूरिंग मैंने फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, मैंने किप्स की और स्टार की प्रैक्टिस बुक्स वगैरह जो थी वो भी सॉल्व की, और पीएमसी के लास्ट ईयर के मॉक टेस्ट और पेड टेस्ट जो थे मैंने वो भी सॉल्व किए। सो द नेक्स्ट की पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ हाउ टू प्रिपेयर द नम्स। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नम्स टेस्ट इज शॉर्टली फ्रॉम फेडरल, और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि नम्स के लिए आपको लहदा से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एम डी केट की तैयारी के साथ साथ ही आपकी नम्स की तैयारी हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि आप बाद में फेडरल की जो बुक है उसको भी फॉलो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पंजाब की बुक से उस टॉपिक को याद करें, फिर अपनी फेडरल की बुक से उसको कंसल्ट करें। तो इस तरह मीन्स कि आपकी साथ साथ नम्स की भी तैयारी हो रही है। इसके अलावा ये कि नम्स टेस्ट देने से पहले भी अपनी रिवीजन ज़रूर करें, और उससे पहले कुछ अपनी एफ एल पी सॉल्व करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा। आपको टाइम मैनेजमेंट में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। द नेक्स्ट की पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ द लास्ट 10 डेज रिवीजन। तो मैं कहना चाहूँगा कि अपने जो लास्ट 10 डेज़ में उनमें आप अपनी रिवीजन करें, अपना एक अलग से टाइम टेबल बनाएं, अपनी इंस्टीट्यूट जाना छोड़ दें और अपनी प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ छोड़ दें, और उस टाइम आप कोशिश करें कि कोई भी एमसीक्यू जो है वो सॉल्व ना करें, जिस वजह से अपनी रिवीजन करें। और मैं कहूँगा कि लास्ट 10 डेज में मैंने खुद 3 टाइम्स रिवीजन की थी। फर्स्ट इन 5 डेज, देन इन 3 डेज एंड देन इन 2 डेज। कि पहले मैंने अपना सारा सिलेबस 5 दिन में कंप्लीट किया, फिर 3 दिन में, फिर 2 दिन में। लेकिन एटलीस्ट हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो 2 दफ़ा लाजमी तौर पर सिलेबस रिवाइज करे। बट अगर आप 3 टाइम्स कर सकते हैं तो आप 3 टाइम्स भी कर लें, और लेकिन 2 टाइम्स भी सूटेबल रहेगा। तो उसमें ये करें कि आप पहले एक दफ़ा अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, जैसे 5 डेज़ में करते हैं। उसके बाद जो है अपना अपनी एफ एल पीज़ वगैरह को सॉल्व करें, फिर सेकेंड टाइम रिवीजन करें, फिर एक दो एफ एल पी सॉल्व कर लें। तो इस तरह आप अपनी तैयारी प्रिपरेशन के साथ साथ अपने एफ एल पीज़ भी सॉल्व कर लेंगे, और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल पर है। तो मैंने अपने एम डी कैट से पहले भी, नम्स से पहले भी जो पूरा सिलेबस था वो 3 दफ़ा रिवाइज़ किया था। और कोशिश करें कि जो आप ये 2 या 3 दफ़ा रिवीजन कर रहे हैं लास्ट 10 डेज़ में, तो उसमें जो एक रिवीजन में आप इस तरह करें कि अपने जो एम सी गलत किए हैं, जो आपके एम सी कुछ रॉन्ग हुए हैं, तो उनको भी एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। और जो मैंने जैसे कि पहले बताया कि मैंने उनको मार्कअप किया हुआ था, उनके रजिस्टर्स बनाए हुए थे, उनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। तो इस तरह आपकी जो प्रिपरेशन है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट की पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ अ डे बिफोर एम डी कैट। तो जो डे बिफोर एम डी कैट है, आपने उसमें चिल करना है, आपने बिल्कुल रिलैक्स लेना, आपने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो उसमें मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं दोपहर तक अपना सारा काम वाइंड अप कर लूँ एम डी कैट से एक दिन पहले में। तो उसमें मैं क्या करता था कि मैं जो इंग्लिश के जो सारे रूल्स होते थे उनको एक दफ़ा रिवाइज़ करता था, और जो फेडरल में हाईलाइटेड पॉइंट्स थे, जो कि अब मैं समझता था मेरा थोड़ा वीक पॉइंट है, क्योंकि पंजाब की बुक्स में मेरी काफ़ी अच्छी ग्रिप थी, तो मैं उनको रिवाइज़ करता था, और इंग्लिश के रूल्स वगैरह। और उसके बाद में बाकी सारा टाइम जो होता था अपना फ्री गुजारता था, रात को जल्दी सो जाता था, अपनी नींद पूरी करता था, और अगले दिन
लाजमी तौर पर अपना ब्रेकफास्ट करके जाएँ, फ्रेश होकर जाएँ और फिर जाके अपना टेस्ट अटेम्प्ट करें। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।